हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहसान हसीन लेक्चर। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज मैं लेके आया हूँ ESIC स्टाफ नर्स 2016 का सेट फर्स्ट का पेपर। और आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन और कल डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो अपन स्टार्ट करते हैं ESIC का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट जरूर करें। अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वेजिनेशन और टेलीस्कोपिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इनटू एन एडजेसेंट मोस्ट डिस्टल सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विच क्रिएट्स ए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन है हिटस्प्रिंग डिजीज, एन्यूरिज्म, एंटेरोकोलाइटिस और इंटरसेप्शन। ठीक है, जल्दी सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे अपन ने लास्ट जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन था अपना पीडियाट्रिक्स का कल, उसमें भी अपन ने यही टॉपिक जो है डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है कि जनरली इसमें बोल रहा है कि मोर डिस्टल पोर्शन मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि ये वाला पार्ट है और ये अपना है। ठीक है, जनरली कौन सा रीजन होता है, सीकम वाला रीजन है ये, और ये वाला कौन सा रीजन होता है, इलियो। जनरली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरसेप्शन। ये जनरली मोर कॉमनली कौन से रीजन में देखने को मिलता है, इलियोसिकम रीजन। इसमें क्या होगा कि जैसे ये वाला रीजन इलियम है और ये वाला क्या है, सिकम, जहाँ पे ये दोनों कनेक्ट होते हैं। अब क्या होगा कि इसके अंदर टेलीस्कोपिंग में क्या होता है कि लेंस जो है वो निकलते रहते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, धंसते रहेंगे। वैसे यहाँ पे क्या होगा कि ये इलियम वाला पोर्शन इसमें धंस जाएगा। तो ये कैसे देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई तरह से धंस जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नजर आएगा। इसी कंडीशन में अपन क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन। ठीक है, अब इंटरसेप्शन कहते हैं और ये जनरली कौन से रीजन में देखने को मिलता है, इलियोकेकल या इलियोसिकल रीजन जो होता है वहां पर देखने को मिलता है। और ये मोस्ट कॉमन जो है अपन को इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। इसके अलावा एडल्ट में भी देखने को मिल सकता है, पर मोस्ट कॉमन किसमें देखने को मिलता है, इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में और क्या है, इसके अलावा उनको ऑप्शन में दिख रहा है हिटस्प्रिंग डिजीज। हिटस्प्रिंग डिजीज अपन डिस्कस की थी, क्या होती है, मेगाकोलोन। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेक्सस होते हैं, ऑर्बिक्स प्लेक्सस है ना, और मिजनर प्लेक्सस, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली बाय बर्थ ही क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट वहाँ पे नहीं होगा। जो अफेक्टेड पार्ट है उसी के ऊपर क्या हो जाएगा, फिकर मैटर इकट्ठा होने लग जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। बट वहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि टेलीस्कोपिंग वाला जो टेलीस्कोपिंग वाली कंडीशन या इन्वेजिनेशन कंडीशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा है एंटीरोकोलाइटिस। एंटीरोकोलाइटिस का मतलब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इन्फ्लेमेशन है, और कोलाइटिस मींस कोलोन के अंदर जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे भी क्या है, इन्फ्लेमेशन है। बट वहाँ पे जो है अपन को ये इन्वेजिनेशन या टेलीस्कोपिंग जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेप्शन मीन ऑप्शन डी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द फोर प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा प्राइमरी कॉज है डायबिटीज इंसिपिडस का। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैक ऑफ इंसुलिन, दूसरा है चेंजेस इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड है पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर, फोर्थ है ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, जल्दी बताएं क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज जो इंसिपिडस होती है, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज जो होती है उसका इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन। ठीक है, इस एंटी डायबिटिक हार्मोन के डिक्रीज होने की वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, डायबिटीज के अगेंस्ट काम करता है। मींस जो यूरिन है उसके अंदर जो वाटर का लॉस होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मींस एंटी डायूरेसिस में डायूरेसिस के अगेंस्ट। यूरिन के साथ जो वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होता है, अगर बहुत ज्यादा है तो कम कर देगा, कम है तो ज्यादा कर देगा, उस हिसाब से क्या होता है, एडीएस सीक्रेट होता है। बट इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर किसी प्रकार के ऑल्टरनेशन या डिसऑर्डर की वजह से या डिजीज कंडीशन की वजह से क्या होता है, एडीएच हार्मोन कम होने लग जाता है, उसकी वजह से क्या कॉज होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे इसमें पूछ रहा है प्राइमरी कॉज क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंजेस इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है
कि इनमें से कौन सा जो है टेपिड स्पंजिंग का जो है टेम्परेचर होना चाहिए या फिर टेपर्ड स्पंजिंग के लिए टेम्परेचर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 15 से 18 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 18 से 25 डिग्री, फिर है 27 से 37 डिग्री, 40 टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो टेपिड स्पंजिंग बोल रहा है। टेपिड स्पंजिंग उन किस पेशेंट में करते हैं, जैसे पेशेंट जो है वो बेड पे ही है बहुत टाइम से, ठीक है, बेड रिडन पेशेंट है जो भी डिजीज कंडीशन है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं टेपिड स्पंजिंग यूज करते हैं। तो उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो अप्रोक्स बॉडी के आसपास होना चाहिए। जैसे 40 से 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी 27 से 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेफेस्ट मेथड है किसका मिल्क को स्टेराइज करने का, बॉइलिंग, सिमरिंग, फ्रीजिंग और पास्चराइजिंग। ठीक है, तो ये अपने माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्चुराइजेशन। ठीक है, पास्चुराइजेशन मेथड क्या होता है, इसके अंदर अपन ये करते हैं कि पहले जो मिल्क है उसको अपन हाई टेम्परेचर पे हीट कर देंगे, उसको गर्म करेंगे, उसके बाद में इमीडिएटली या हाथों हाथ क्या कर देंगे, उसको कूल टेम्परेचर पे क्या कर देंगे, कूल डाउन कर देंगे लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक होता है होल्डर मेथड, एक होता है फ्लैश मेथड। स्पीड इसलिए फास्ट है को 50 क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, होल्डर मेथड में अपन क्या करेंगे कि जो मिल्क है उसको कितने टेम्परेचर हीट करेंगे, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए। ठीक है, 30 मिनट के लिए अपन उसको जो है इतना हीट करेंगे और उसके बाद में सडनली जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल कर लेंगे। ठीक है, उसी भी तरह फ्लैश मेथड के अंदर अपन जो टेम्परेचर यूज करेंगे वो कौन सा होगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन इसको हीट करेंगे 30 सेकंड के लिए। ठीक है, और उसके बाद में इसको भी क्या कर देंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर देंगे, कूल कर देंगे और उसके बाद में अपन यूज करते हैं। ये मेथड होता है पास्चुराइजेशन, जिसमें अपन दो मेथड यूज करते हैं, होल्डर मेथड, फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में जो टेम्परेचर होता है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाएगा, मींस उसको 30 मिनट पर, और फिर उसके बाद 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल कर लिया जाएगा। सेम मेथड है फ्लैश मेथड, यहाँ पे अपन कितना टेम्परेचर यूज करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकंड। यहाँ पे भी अपन जो है इसको कूल कर लेंगे उसी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये होता है पास्चुराइजेशन मेथड। और इस मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, मोइस्ट हीट। ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। ठीक है, और बॉइलिंग में अपन कितना टेम्परेचर यूज करते हैं, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, टी फ्लाई, सैंड फ्लाई। ठीक है, जल्दी बताएं। ये भी क्या है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, 5th नंबर वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से कॉज होता है, 5th का आंसर हो जाएगा टी फ्लाई मींस सी। एक्चुअली में क्या होता है, जो स्लीपिंग सिकनेस है वो अफ्रीका में पाई जाने वाली से क्या है, या जो अफ्रीकन कंट्रीज होती है वहां पे क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है। और ये जो टी फ्लाई होती है ये कैसे काम करता है, ये वेक्टर है, मींस ये तो क्या है, टी फ्लाई तो क्या है, वेक्टर है। इसका जो पैथोजन है वो कौन है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। ठीक है, ये तो क्या है, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, कोजल ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है, वेक्टर है। मींस क्या हुआ कि जब टी फ्लाई जो है वो किसी ह्यूमन को काटेगी तो वहां पे क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, उससे क्या होगा, डिजीज कॉज होगी स्लीपिंग सिकनेस। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है हाउस फ्लाई का आपको पता है कि नॉर्मल काम क्या है, ये क्या करती है, जनरली कहाँ ब्रीड करती है, ये कहाँ पाई जाती है, जो फीकल मैटर होते हैं एनिमल या ह्यूमन के। तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है टाइफाइड का, ठीक है, डाइसेंट्री का, जो वो फीकल मैटर पास करेगा और उस पर जो है हाउस फ्लाई बैठेगी और फिर वो जो है ह्यूमन के जो मतलब फूड है, वाटर है, वो कंटामिनेट करेगी, ह्यूमन जो है उसको ड्रिंक करेगा या फिर उसको ईट करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, डिजीज कॉज हो जाएगी। तो यहाँ पे हाउस फ्लाई भी क्या है, एक वेक्टर की तरह काम है। और डिजीज जनरली ये कौन कौन से फैला सकती है, अमीबा नहीं, डिजीज कंडीशन कौन सी हो जाएगी, टाइफॉइड,
ठीक है, टाइफॉइड है, इसके अलावा डायसेंट्री है, डायसेंट्री। ठीक है, अब मुझे पता है कि टाइफाइड जो है कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, साल्मोनेला टाइफी। डायसेंट्री एमेंटल स्टीलर्डी, इसका वेक्टर क्या है, हाउस फ्लाई है। ठीक है, इसी के साथ तीसरा ऑप्शन और क्या है यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख, एक मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो को पता है मलेरिया, फीमेल मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है सैंड फ्लाई। अब जो सैंड फ्लाई होती है वो कौन सी डिजीज कॉज करेगी, लेशमेनियासिस। कौन सी डिजीज कॉज करेगी, लेशमेनियासिस। और पैरासाइट कौन सा होगा, लेशमेनिया, लेशमेनिया की कोई स्पीसीज होगी जो लेशमेनियासिस कॉज करेगी, और पैरासाइट क्या होगा, सैंड फ्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया अपना फिफ्थ क्वेश्चन। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, कि कॉन्जेनिटल नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ फोरस्किन सो दैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। ऑप्शन है फिमोसिस, स्टीनोसिस, स्ट्रिक्चर, फिस्टुला। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिमोसिस। फिमोसिस क्या कंडीशन है, अगर मैं फिमोसिस को समझाऊं तो क्या होता है कि जनरली जो पेनिस वाला पेनिस स्ट्रक्चर होता है, जो पेनिस होता है उसमें क्या होता है कि जो ग्लास पेनिस वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ग्लास पेनिस का, और यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है यूरिथ्रा के लिए, और यहाँ पे क्या होती है, इसको कवर करने के लिए फोरस्किन प्रेजेंट होती है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, फोरस्किन होती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो ये फोरस्किन होती है वो रिट्रैक्टेबल होती है, मींस जो भी पेनिस है उसके जो ग्लास पेनिस वाला पार्ट है वहां से रिट्रैक्टेबल, मतलब वापस अपनी पोजीशन पे आ सकती है, ऊपर जा सकती है नॉर्मल कंडीशन। बट फिमोसिस में क्या होता है कि ये जो है पूरी ग्लास पेनिस को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इसको कवर करने की वजह से क्या होता है कि पर्सन जब यूरिनेशन करता है तो यहाँ पे क्या होता है, बबल मींस बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है मतलब फूलने लग जाता है, क्योंकि जो भी यूरिन है वो इस फोरस्किन के अंदर ही रह जाता है। इसके अलावा जो इरेक्शन की कंडीशन होती है वहां पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है मेल के लिए, इस कंडीशन को कहा जाता है फिमोसिस। इसके अलावा जैसे अपन एक बात टर्म की बात करें, जो ग्लास पेनिस है, जैसे ये ग्लास पेनिस है, ग्लास पेनिस, अगर ग्लास पेनिस का इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, बेलेनाइटिस। क्या कहते हैं, बेलेनाइटिस। ठीक है, ये बात करिए अपन ने फिमोसिस की। ऑप्शन में अपन को एक दिख रहा है स्टीनोसिस। ठीक है, स्टीनोसिस को अपन याद सकते हैं जैसे कि पाइलोरिक स्टीनोसिस है, वहां पे क्या देख रहे थे अपन कि भाई जो ल्यूमन है, ये जो ल्यूमन है नॉर्मल, ये ल्यूमन जो है कम होता होता कितना कम हो जाएगा, इतना सा रह जाएगा। मींस यहाँ पे क्या होगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी जो कि सर्कुलर मसल फाइबर्स, और ल्यूमन जो है बहुत ही छोटा हो जाएगा। मींस नैरोइंग जो हो रही है ल्यूमन की ड्यू टू द लेजन या फिर हाइपरट्रोफी ऑफ मसल, वो कंडीशन कहलाती है स्टीनोसिस। और एक ऑप्शन में है स्ट्रिक्चर। ठीक है, स्ट्रिक्चर जनरली क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्मूथ मसल की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसकी वजह से जो नैरोइंग देखने को मिलती है, सब क्या कहते हैं, स्ट्रिक्चर। ठीक है, ये बना हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन। फिर बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ पुस्यूल इन द एरिया ऑफ आइलेसिस फॉलिकल इज कॉल्ड टोसिस, कंजक्टिवाइटिस, स्टाइल या ग्लूकोमा। ठीक है, बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल। स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये आई स्ट्रक्चर है और जो आइलेसिस प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस आइलेसिस या ये जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं, यहाँ पर यहाँ किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो यहाँ पे क्या होती है, स्वेलिंग होने लग जाती है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा स्टाइल का। ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में एक टर्म है टोसिस। टोसिस का मतलब क्या होता है कि जो आईलिड है उसका क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग होना। मींस वो क्या हो जाएगी, ये जो अपनी आईलिड है वो क्या होती है, ड्रॉपिंग हो जाएगी, मतलब एक जगह नीचे रह जाएगी और वापस ऊपर नहीं होती। उस कंडीशन को कहते हैं टोसिस। और ये अपन को किसमें देखने को मिलता है, माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में देखने को मिलता है। फिर स्विच ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि साइड टू साइड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेजिया, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, एपिफाइसिस। ठीक है, जल्दी बताएं। काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस। ठीक है, तो यहां बोल रखा है कि साइड टू साइड कर्वेचर, तो यहां पर ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरोसिस। ठीक है, लोडोसिस को अपन कैसे याद रखेंगे, लाल से। मींस लोडोसिस होगा ए से क्या होगा, एंटीरियर साइड में कौन सी वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा। मींस में क्या होगा कि जनरली जो अपनी वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकिक्स। ठीक है, यही होती है।
सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल कोकिक्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि लंबर वर्टिब्रा, ये है लंबर वर्टिब्रा, अब ये एंटीरियर साइड में चली जाए मींस आगे की तरफ, तब तो अपन ये कहेंगे लॉर्डोसिस, ठीक है। फिर आता है काइफोसिस, पी से क्या होता है, पोस्टीरियर कर्वेचर मींस पोस्टीरियर साइड के अंदर, और कौन सी वर्टिब्रा है यहाँ पे जनरली, थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, मींस ये थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे की तरफ चली जाए तो इसे अपन ये कहेंगे काइफोसिस, या आगे की तरफ चले जाए लॉर्डोसिस। स्कोलियोसिस के अंदर अपन क्या करते हैं कि लेटरल हो जाती है, मींस ये कुछ इस तरह की हो जाती है, लेटरल साइड के अंदर या साइड टू साइड जो है वो वर्टिब्रा का डेविएशन हो जाता है, उस कंडीशन अपन कहेंगे स्कोलियोसिस। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। फिर बात करते हैं 9th क्वेश्चन की कि सेरिब्रल मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से कॉज होता है। तो इसमें आंसर क्या, सॉरी ऑप्शन क्या है, प्लाज्मोडियम ओवेल, वाइपेक्स फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है। सेरिब्रल मलेरिया मींस दिमाग का जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, व्हेन द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड, आफ्टर 40 वीक्स, आफ्टर 43 वीक्स, आफ्टर 41 वीक्स, आफ्टर 42 वीक्स, बताएं, ठीक है। तो इसमें आंसर अपन ऐसे समझते हैं, जैसे टर्म कंडीशन होती है, ठीक है, प्री टर्म कंडीशन होती है, पोस्ट टर्म कंडीशन होती है। अब टर्म कंडीशन जो होती है वो तो क्या है, 37 से 42 वीक्स होती है। प्री टर्म मतलब इससे पहले मींस लेस देन 37 वीक्स, पोस्ट टर्म मतलब 42 वीक्स के बाद। तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, पोस्ट मैच्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर 42 वीक्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्म फ्रॉम द विटामिन के, ए फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ऑप्शन में ये बता रखा है कि स्पेस ये बनता विटामिन के से है, और ये जो विटामिन के होता है फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। आंसर क्या होगा, थर्मोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन या फिर थ्रोम्बिन, ऑप्शन 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, अब हमें पता है कि क्लोटिंग फैक्टर की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन बाद में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में, ठीक है, और वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और क्लोट कर देगा। तो प्रोथ्रोम्बिन जनरली जो सिंथेसाइज होता है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर के अंदर क्या होता है, ये सिंथेसाइज होता है, किसकी मदद से सिंथेसाइज होता है, विटामिन के की वजह से, ठीक है। विटामिन के की हेल्प से लीवर में सिंथेसाइज होता है, और ये विटामिन के कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये अपना हो गया 11th क्वेश्चन। ये बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कार्ड मींस इज ए बर्न कोज्ड बाय, जो स्कार्ड है वो बर्न है वो किसकी वजह से होता है, मोइस्ट हीट की वजह से होता है, फ्लेम, इलेक्ट्रिसिटी या फिर केमिकल्स, ठीक है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कॉमनली देखने को मिलता है अपन को। तो स्कार्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसी बर्न इंजरी जो किसकी वजह से होगी, मोइस्ट हीट की वजह से, ठीक है, मोइस्ट हीट बोले या फिर अपन क्या कह सकते हैं हॉट लिक्विड की वजह से, जैसे कि गर्म दूध है, गर्म पानी है, क्या कह सकते हैं अपन, हॉट मिल्क, हॉट वाटर। ये जो इंजरी होती है वो कौन सी होती है, स्कार इंजरी है, कॉमनली देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन है 13, नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड इज पर मिनट कितना होता है। तो ये तो अपन को याद ही है, कितना होता है 120 से 140 पर मिनट, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने ध्यान नहीं दिया है। फिर है 14 क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन है और ये आता ही रहता है इंडोक्राइन के अंदर। 14 क्वेश्चन है कि ड्यू टू द लैक और लो लेवल ऑफ एंजाइम डज ए यंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम क्रेटिनिज्म। इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसकी कमी की वजह से या लो लेवल की वजह से क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है जो भी यंग चाइल्ड है, कैल्सिटोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, हाइड्रोकोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन। 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्रेटिनिज्म की अगर बात करें अपन तो क्रेटिनिज्म डिजीज जो होती है वो किसकी वजह से होगी, T4 मींस जो T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से या उसकी जो है डिक्रीज प्रोडक्शन की वजह से होती है। और ये क्रेटिनिज्म जनरली क्या होती है, ये कॉन्जेनिटल डिजीज है। कॉन्जेनिटल मींस अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर प्रेग्नेंट वुमेन आयोडीन जो है वो कम इंटेक कर रही है तो वहां पे क्या होगा, इसका कमी होगी, T4 की कमी होगी, उसमें क्या देखने को मिलेगा, क्रेटिनिज्म देखने को मिलेगा।
क्रेटिनिज्म के अंदर जो बच्चे होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनके अंदर एक तो ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ड्वार्फिज्म। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? मेंटली रिटार्डेड देखने को मिलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ये कुछ फीचर्स होते हैं जो इनमें देखने को अपन को मिलेगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? ठीक है, तो इसके अलावा इसमें फिजिकल डिफॉर्मिटी की कंडीशन भी देखने को मिलती है, फिजिकल डिफॉर्मिटी। तो ये कुछ क्या है इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रेटिनिज्म के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन इंडिया इट इज रिसेंटली फाउंड दैट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, कि इंडिया के अंदर मलेरिया के इंसिडेंस बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? पहला ऑप्शन है पुअर सैनिटेशन कंडीशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मॉस्किटो बिकमिंग डीडीटी रेजिस्टेंट, या पॉवर्टी इन विलेजेस। तो सिंपल सी बात है, मलेरिया जब स्टार्ट मतलब जब हुआ था तो वहां पे क्या थी, डीडीटी का छिड़काव किया जाता था मलेरिया को मारने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि अब जो है मलेरिया की जो है वो क्या है, डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए, इसलिए इंसिडेंस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात करते हैं 16th क्वेश्चन की कि नॉर्मल बाइपैरेटल डायमीटर जो है फिटल हेड की वो कितनी होती है? 10.5, 11.4, 9.5 या 8.5? तो ये अपन को डायरेक्ट बेसिक मेमोराइज करना है। कितनी होती है बाइपैरेटल डायमीटर? 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होती है? बाइपैरेटल डायमीटर होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन कि नेग्री बॉडीज आर फाउंड इन सेल्स इन्फेक्ट विथ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाउल पॉक्स वायरस, वैक्सीनिया वायरस, रेबीज वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस। तो जो नेग्रीस बॉडीज होती है वो अपन को किसमें देखने को मिलती है? रेबीज वायरस के कंडीशन में, रेबीज वायरस। ठीक है, रेबीज जो होती है वो रेबीज वायरस से होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं जिनको ये अफेक्ट करती है, खासकर जो नर्व सेल्स हैं, वहां पे अपन को जो है ये नेग्री बॉडीज जो है देखने को मिलती है। और कुछ रेबीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन को पता है कि क्लिनिकल फीचर्स में से एक है क्या, एक तो हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, जो कि क्या है क्लिनिकल या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेबीज का, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है? डर लगता है, फियर टू वाटर। इसके अलावा क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है, एक्सेसिव सलाइवेशन। इसके अलावा और क्या होगा कंडीशन? एक्सेसिव सलाइवेशन के अलावा यहाँ पे अपन को फीवर देखने को मिलता है। फीवर के अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, जैसे कि उसके अंदर क्या होगा, हेलुसिनेशन की कंडीशन है, कंफ्यूजन की कंडीशन है, मेमोरी लॉस है, या फिर जो है इनएबिलिटी टू स्लीप। ये सारी कंडीशन जो अपन को रेबीज में देखने को मिलती है। और ये क्या है? मोस्ट फेटल डिजीज होती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो एड्स का भी क्या है, अपने आप में एक प्रिवेंटिव इलाज तो है या ट्रीटमेंट है, बट रेबीज का जो है कोई इलाज या ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए ऑब्स्टेटिक फोर्सेप, इनमें से कौन सी ऑब्स्टेटिक फोर्सेप नहीं है। ठीक है, ये अपन इसका अलग लेक्चर लेंगे जिसमें सारे अपन ऑब्स्टेटिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है हैक फर्ग्यूसन फोर्सेप, किलियन फोर्सेप, ब्रिक्स फोर्सेप और रिगलिस फोर्सेप। ठीक है, इसकी जो किस टाइप की दिखती है ये मैंने पिक्चर्स जो है आपको दिखा रखी है स्क्रीन पे, पर यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इसका? ब्रिक्स फोर्सेप। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स फोर्सेप। ठीक है, बाकी सारी क्या है? ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप है, इमेजेस मैंने दे रखी है। फिर बात करते हैं 19th क्वेश्चन में, वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। तो वूपिंग कफ किसकी वजह से कॉज होता है? बोर्डिटेला परट्यूसिस, बोर्डिटेला परट्यूसिस। बोर्डिटेला परट्यूसिस जो होती है वो डिजीज कंडीशन होती है, उसकी वजह से क्या होता है? वूपिंग कफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस, ग्रोथ और फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड। मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पर्सन जो है अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता, उसे अपन क्या कहते हैं? डिस्थेनेसिया, डाइप्लेजिया, स्पास्टिसिटी या फिर अटेक्सिया। बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटेक्सिया। अटेक्सिया ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, पर्सन जो है वो क्या कर बैलेंस नहीं बना पाता। क्या नहीं बना पाता? बैलेंस नहीं बना पाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है अटेक्सिया। एक अपनी कंडीशन लिख रखी है डाइप्लेजिया। डाइप्लेजिया का मतलब क्या होता है? देखिए, डाई मींस टू, प्लेजिया मींस पैरालिसिस। पैरालिसिस मींस यहाँ पे क्या होगा कि पैरालिसिस देखने को मिलेगा दो चीजों में। मींस यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है
कि अगर एक आर्म में पैरालिसिस मींस दोनों आर्म में पैरालिसिस देखने को मिलेगा, दोनों लेग्स में होगा, दोनों फेस की दोनों तरफ देखने को मिलेगा, और जनरली यहाँ पे अपन को किसका देखने को मिलता है, लेग्स का। इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म दे रखी है डिस्थेनेसिया, कि डिस्थेनेसिया क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो डिस्थेनेसिया जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है बेड डेथ। क्या मतलब होता है, मतलब इसमें ऐसी मृत्यु होती है जैसे कोई पर्सन है और वो लंबे समय तक क्या है, वेंटिलेटर पे है, मींस कोमा के अंदर है, उसको अपन ने बाय वेंटिलेटर जो है वो जिंदा रख रखा है। मींस ये ऐसी कंडीशन है जहां पे जो पर्सन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, नल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, बिल्कुल जीरो है। वो बाय मशीनरी जो है अपन ने उसको क्या कर रखा है, जिंदा रख रखा है। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डिस्थेनेसिया। इसके अलावा स्पास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, इसमें क्या होता है, मस्कुलर कंट्रोल डिसऑर्डर होता है, इसमें मसल के स्पास्म आते रहते हैं, स्पास्टिसिटी जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से 21st क्वेश्चन है, इनमें से अपन मूड डिसऑर्डर कंसीडर करते हैं व्हेन इंक्लूड द अपीयरेंस ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड, मींस यहां पे अपन को डिप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ ही एक या एक से ज्यादा मूड एपिसोड भी देखने को मिल रहे हैं। मींस दोनों ही कंडीशन है, डिप्रेसिव एपिसोड तो है और उसके अलावा जो पर्सन है उसका बार बार मूड जो है वो अल्टर होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, डेल्यूजनल, साइकोटिक डिसऑर्डर या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि अपन को डिप्रेशन भी देखने को मिलता है और मेनिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का, बाइपोलर डिसऑर्डर। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ड्यूडेनल हार्मोन है, गैस्ट्रिन एसिड पेप्सिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड और सीसीके। तो सिंपल सी बात है, ड्यूडेनल हार्मोन कौन सा हो जाएगा इसमें, सी, कोलेसिस्टोकाइनिन। बाकी जितने भी है वो सब कहाँ मिलते हैं, स्टमक में। जैसे कि पेप्सिन क्या होता है, एसिड में पेप्सिन है जो कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये जो पेप्सिन है वो क्या होती है, एक्टिव कंडीशन होती है। गैस्ट्रिन हार्मोन है और गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड सब कहाँ मिलते हैं, स्टमक में। ड्यूडेनल हार्मोन कौन सा हो जाएगा, सीसीके मींस कोलेसिस्टोकाइनिन। बात करते हैं 23rd क्वेश्चन की। 23rd क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लंबर पंक्चर जो अपन करते हैं वो जनरली किस वर्टिब्रा के बीच में करते हैं, L2 L3 L3 L4 L1 L2 और L4 L5 बताएं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। स्पाइनल टैप, ठीक है, तो ये अपन करते हैं ऑप्शन के हिसाब से, आपको बताना है कि सबसे करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ आंसर आएगा L4 एंड L5। मुझे पता है कि जो स्पाइनल टैप है उसमें अपन ये करते हैं, सीएसएफ फ्लूइड जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, एस्पायरेट करते हैं, और सीएसएफ फ्लूइड का मिलता है सब अरेक्नोइड स्पेस में मिलता है। मींस जो लंबर वर्टिब्रा है अपनी या स्पाइनल कॉर्ड है जहां खत्म होगी, खत्म तो L1 L2 के वहां आसपास वहां खत्म हो जाती है, बट L4 और L5 में अपन इसलिए करते हैं, अपन चूज करते हैं सेफ साइड, मतलब जहां पे अपन को सबसे ज्यादा सेफ्टी देखने को मिलेगी, इसलिए L4 से L5 के बीच में अपन करते हैं। इसके अलावा L3 L4 से भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन में L4 L5 है जो क्या है अपन को पता ही नहीं, सबसे ज्यादा सेफ साइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, L4 से L5। फिर है 24th क्वेश्चन कि नॉर्मल यूट्रस का वेट जो है वो कितना होता है, 90 ग्राम होता है या फिर 80 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 50 ग्राम। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 24, तो हमें पता है कि जो नॉर्मल वेट होता है यूट्रस का वो कितना होगा, 60 ग्राम। ये क्या है, एवरेज है, ठीक है। रेंज पूरी क्या होती है, 50 से 80 ग्राम। कुछ खास बातें और देखते हैं यूट्रस की। अगर मैं इसकी मेजरमेंट की बात करूं तो कितना होता है, ये 7.5 × 5 × 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये तो क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, विड्थ हो गई, और ये क्या हो गई, थिकनेस हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, ये भी क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ये भी क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। बात करते हैं प्रेगनेंसी के टर्म के अंदर कि एक टर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि ये जो कंडीशन है, ये जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, 5 टाइम्स हो जाती है। 5 टाइम्स मतलब कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर। और ये जो वेट होता है एक टर्म वो कितना हो जाता है, अप्रोक्स 900 to 1000 ग्राम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौसलम प्रेयर पोजीशन इज फाउंड इन, मींस जो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन है वो कौन सी सर्जरी में देखने को मिलती है, अपन यूज करते हैं। ऑप्शन है लेमिनेक्टोमी, लेप्रोस्कोपी, लेरेंजेक्टोमी, लेप्रोटोमी, ठीक है, बताएं, ठीक है। तो मौसलम प्रेयर जनरली अपन लेमिनेक्टोमी में करते हैं। लेमिनेक्टोमी में क्या होता है, जो लेमिना है उसको निकाल दिया जाता है सर्जिकली, क्योंकि वो क्या कर रही है, जो नर्व है उसको कंप्रेस कर रही है।
ठीक है, तो अपन इसका यूज में करते हैं लेमिनेक्टोमी। बात करते हैं 26th क्वेश्चन की। 26 में है कि मेनिंजोसील टर्म का मतलब क्या होता है। meninges protrude out through the spinal canal, spinal cord and cord membrane protrude out, only spinal cord protrude out, cells are collected in a cyst। हर जो भी अपन देख रहे हैं, जैसे अपन ने पहले एम्स का क्वेश्चन एम्स पेपर डिस्कस किया था, वहां पे भी देखा था अपन ने इसको। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है 26 में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो यहाँ बोला है मेनिंजोसील, तो मेनिंजोसील में क्या होता है, जैसे ये डिफेक्ट है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड तो यही रहती है, बट जो मेनिंजेस है वो क्या हो जाती है, प्रोट्रूड हो जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, मेनिंजोसील, मेनिंजोसील। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड भी चली जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, माइलो मेनिंजोसील, माइलो मेनिंजोसील। अपन ने देखा था कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दो टाइप का होता है, स्पाइना बाइफिडा और ओकल्टा। ओकल्टा में फिर अपन ने फर्दर टाइप पढ़े, मेनिंजोसील और माइलोसील। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की। 27 क्वेश्चन है कि एन ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल नर्व्स एंड लिगामेंट पास, मतलब ऐसी एक जगह जहां से बोन की मतलब ऐसी ओपनिंग जहां से ब्लड वेसल्स भी निकलती हो, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी निकलती हो, लिगामेंट्स भी निकलता हो और नर्व्स भी निकलती हो, इसको अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन है फोसा, सल्कस, एंट्रम, फोरामेन। ठीक है, जल्दी बताएं। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या, इसे अपन क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर। ऑप्शन क्या क्या है अपने पास, फोरामेन। ठीक है, फोरामेन। ठीक है, जनरली अपन स्ट्रक्चर की अगर बात करें, जैसे अपने पेल्विस वाला पार्ट है तो वहां पे भी क्या होता है, जैसे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, जहां से क्या होती है, ब्लड वेसल, नर्व्स और लिगामेंट क्या होते हैं, पास होते हैं। फर्दर मैं एक बार वापस यहाँ बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, तो ये याद रखें जरूर, बोन टू बोन। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म है यहाँ पे फोसा, तो अपन को पता है कि ये क्या है, एंटीक्यूबेटल फोसा। ये क्या है, एंटीक्यूबेटल फोसा, जहां से क्या हो रही है, आर्टरीज ऑफ वेन निकल रही है। ठीक है, ये कहलाता है, जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फोसा। सल्कस और गायरी की बात करें तो सेरिब्रम रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, ये वाला रीजन तो क्या होगा, गायरस, और इसके बीच में जो स्पेस होती है समझ में कहते हैं सल्कस। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से दिन जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून, 7 अप्रैल, 8 मार्च या 31 मई, या बिग है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल। ठीक है, बात करते हैं 29th क्वेश्चन की। 29th क्वेश्चन है ओम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ डैश इन न्यूबॉर्न चाइल्ड। न्यूबॉर्न चाइल्ड में किसके इन्फेक्शन को ओम्फेलाइटिस कहा जाता है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओम्फेलाइटिस किसे कहते हैं अपन, अम्बिलिकल कोर्ड के इन्फ्लामेशन को, सॉरी अम्बिलिकल कोर्ड के इन्फेक्शन को। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अम्बिलिकल कोर्ड के इन्फेक्शन को कहते हैं ओम्फेलाइटिस। फिर क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन कि मम्स जो है डिजीज है वो किसको अफेक्ट करती है, पेरोटिड ग्लैंड, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब कंफ्यूजन ये होती है कि पेरोटिड ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड है, तो दोनों में से आंसर क्या होगा, बट पर्टिकुलरली अगर बात की जाए सलाइवरी ग्लैंड में, तो पेरोटिड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। किसके अंदर, मम्स के अंदर, पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं मम्स की बात करूं तो जो मम्स होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है अपन को। ठीक है, तो मम्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस से होता है। और ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, जो कि रूबेला फैमिली को बिलोंग करता है। रूबेला वायरस फैमिली से इसको बिलोंग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और इसके अंदर पेरोटिड ग्लैंड जो है जनरली अफेक्ट होती है। बात करते हैं 31st क्वेश्चन की। तो 31st क्वेश्चन है कि एम्पाइमा क्या होता है, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एम्पाइमा किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन है collection of fluid in peritoneal cavity, collection of fluid in pleural cavity, collection of pus in pleural cavity, new growth in the lungs। तो आंसर क्या हो जाएगा, एम्पाइमा कहा जाता है कि प्लूरल कैविटी के अंदर जो पस का कलेक्शन होता है, जो पस का कलेक्शन होता है प्लूरल कैविटी में, उसे क्या कहा जाता है, एम्पाइमा। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे पता है कि फ्लूइड का अगर कलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए तो उसे अपन कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन।
अब फ्लूइड का कलेक्टर हो रहा है तो प्लूरल इफ्यूजन। अब फ्लूइड के अंदर भी बहुत सारी कंडीशन है। फ्लूइड के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड कलेक्ट हो जाए तो उसे अपन ये कहते हैं काइलोथोरेक्स। क्या कहते हैं? काइलोथोरेक्स। लिम्फेटिक फ्लूइड के अलावा ब्लड कलेक्ट हो जाए तो क्या कहेंगे? हीमोथोरेक्स। क्या कहेंगे? हीमोथोरेक्स। इसके अलावा ब्लड के अलावा और क्या कलेक्ट हो सकता है? सीरस फ्लूइड कलेक्ट हो जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोथोरेक्स। रिपीटेड क्वेश्चन है, आसपास में है, आते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड की बात हो गई, पस की बात हो गई। अब बात करते हैं गैस अगर कलेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर कोई गैस एक्यूमुलेशन हो जाए तो अपन क्या कहेंगे? न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स। अगर प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस में एयर गैस एक्यूमुलेट हो जाए तो अपन क्या कहेंगे? न्यूमोथोरेक्स कहेंगे। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन है कि द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का फंक्शन क्या है? यह प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना। जनरली क्या होती है कि जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो क्या होता है? जो सेल वॉल बनाने वाले एंजाइम होते हैं उन एंजाइम को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। उन एंजाइम को इनहिबिट कर देगी तो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? अपने चारों तरफ सेल वॉल बनाता है, ठीक है। अब ये सेल वॉल जब नहीं बना पाएगा तो क्या होता है? आसपास में जो वाटर है सेल के अंदर वो क्या होगा? इसका एंटर होगा और उसका क्या कर देगा? लाइसिस कर देगा और ये बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ये होता है पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। ऑडिबल रेंज ह्यूमन ईयर की क्या होती है? ऑप्शन में है 20 से 20,000 हर्ट्ज, 50 से 500 हर्ट्ज, 200 से 2000 हर्ट्ज, 20 से 2000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर है 34th क्वेश्चन कि परनीशियस एनीमिया इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कोज्ड बाय विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि परनीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है सॉरी कॉमन एजेंट है जो कि इन्फेंटाइल डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन देखिए, रोटावायरस, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई या फिर एंटरबस्टुलाइटिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्फेंट के अंदर मींस जो 1 साल तक के बच्चे हैं उनमें जो है डायरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोटावायरस। इसलिए अपन ये देते हैं रोटावायरस की वैक्सीन देते हैं। इसमें क्या पिलाते हैं? 5 ड्रॉप्स पिलाते हैं 6, 10 और 14 हफ्ते पे, 6, 10 और 14 वीक्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें रोटावायरस की वैक्सीन भी आप ओरल ड्रॉप दी जाती है, सॉरी। तो कितनी देते हैं अपन? 5 ड्रॉप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग इन द डिजीज। 36 क्वेश्चन। तो 36 क्वेश्चन में पूछ सका है कि इनमें से किसके अंदर जो इम्यूनिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग और बॉडी में लंबे समय तक नहीं रहेगी? किस डिजीज में? डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ और मम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है और ये बार बार अपनी जो है स्ट्रेन चेंज करता रहता है, तो बॉडी क्या करती है? इसके अगेंस्ट लंबे समय तक इम्यूनिटी बना नहीं सकती। बाकी क्या है उनके? बाकी जो है डिजीज है, वूपिंग है, बॉडीडिला पर्ट्यूसिस है, डिप्थीरिया है और मम्स है। तो इनके अगेंस्ट तो अपने एक बार अगर हो जाता है तो इम्यूनिटी लंबे समय तक रहती है। बट 37 जो इन्फ्लुएंजा है वो क्या करता है? अपना स्ट्रेन बार बार चेंज करता है। फिर अगला क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया कम्स अंडर व्हिच फॉर्म या स्पेस फॉर्म ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर? साइकोटिक डिसऑर्डर, सॉरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोटिक, डिस्थेमिक, साइक्लोथेमिक और डिप्रेसिव। तो सिजोफ्रेनिया जो होता है, सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पर्सन है उसके अंदर बिहेवियर, अफेक्ट और थिंकिंग क्या होती है? अफेक्ट होती है, बट कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होता है? किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, मींस कॉन्शियसनेस जो है वो अफेक्ट नहीं होती है। और ये क्या है? एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। अब साइकोटिक डिसऑर्डर को भी अपन ने 3 में बांट रखा है, फंक्शनल साइकोटिक, ऑर्गेनिक और अफेक्ट। तो यहाँ पे जो है ये कौन सा होता है? फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है? बिहेवियर, अफेक्ट और थिंकिंग क्या होती है? अफेक्ट होती है, बट कॉन्शियसनेस में किसी प्रकार का कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। 2 टर्म और दे रखी है, उनको फटाफट देख लेते हैं। एक टर्म दे रखी है साइक्लोथीमिया। साइक्लोथीमिया कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर पर्सन जो होता है वो क्या होता है? उसको डिप्रेशन
और हाइपोमेनिया, ये साइकिल जो है पर्सन में देखने को मिलती है। डिप्रेशन और हाइपोमेनिया इसकी जो है एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। कभी वो डिप्रेशन में चला जाएगा, कभी उसके अंदर जो है हाइपोमेनिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और साइक्लोथीमिया की अगर बात की जाए तो जो चिल्ड्रन है उसमें तो ये 1 साल से ज्यादा दिखने को मिलता है, 1 साल से लंबे टाइम तक ये साइकिल चलनी चाहिए। और एडल्ट की अगर मैं बात करूं तो एडल्ट में ये 2 साल से अगर लंबा टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर डिप्रेशन और हाइपोमेनिया कंडीशन अपन ये कहते हैं साइक्लोथीमिया। फिर एक टर्म दे रखी है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है, डिस्थीमिया, डिस्थीमिया में क्या होता है, पर्सन जो है इसको अपन क्या कहते हैं पीडीडी, पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर क्रोनिक डिप्रेशन। मतलब इसमें क्या है कि जो पर्सन है वो क्या होता है लंबे समय तक जो है डिप्रेशन में चला जाता है, अपन कह सकते हैं माइल्ड डिप्रेशन में देखने को मिलता है। और कम से कम कितने टाइम तक होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स तक। अगर एटलीस्ट 2 साल तक अगर एडल्ट के अंदर पर्सन जो है वो लंबे समय तक डिप्रेशन, भले वो माइल्ड डिप्रेशन ही हो, उसे क्या कहा जाता है, डिस्थीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी टर्म है जो यूज की जाती है हार्ट रेट अगर 60 से नीचे हो। तो इसका आंसर तो सिंपल है कि 60 से अगर नीचे है, 100 से अगर ज्यादा है, तो इसे तो अपन क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और इसे अपन क्या कहते हैं, टेकीकार्डिया। ठीक है, ये कंडीशन होती है। फिर आता है मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज बर्निंग ऑफ वुड, बायोगैस, फॉसिल फ्यूल और काउंटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो अपन व्हीकल्स के अंदर फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, मींस ऐसे प्लांट और एनिमल जिनसे फॉसिल मतलब जो पुराने टाइम से उनको यूज करके अपन ने ऑयल बनाया है और वो अपन जो है यूज कर रहे हैं किसमें, व्हीकल्स में। तो वहां से जो निकलता है, जो वेस्ट निकलता है वहां पे, उसके अपन क्या कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, मींस फॉसिल फ्यूल्स। फिर आता है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बेड सोर आर कॉज्ड बाय लोकलाइज, मतलब किसी बेड सोर जो होता है जिसे अपन डेक्यूबिटल अल्सर भी कहते हैं, वो किसकी वजह से होता है, इस्केमिया, कॉन्फ्यूजन, एक्सेसिव हीट या फ्रिक्शन। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्केमिया। इस्केमिया का मतलब क्या होता है कि जो लोकलाइज रीजन है, ठीक है, इस्केमिया मींस रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है वहां पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, बेड सोर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी एक कोज होता है, बट यहाँ पूछा है कि लोकलाइज एरिया में कौन सा होगा, तो वो क्या होगा, इस्केमिया। क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है, उसकी फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि स्किन की 2 सरफेस का टकराना, जिसकी वजह से वहां पे भी क्या होंगे, ये बेड सोर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे पूछा है कि कोज बाय लोकलाइज, तो यहाँ पे इस्केमिया की वजह से अपन को देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन है 41 कि इनमें से कौन सा कोज है जिसकी वजह से नहीं मैं भी कोज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लीड इन बॉडी। लीड के अंदर सॉरी बॉडी के अंदर लीड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, थैलेसीमिया, वीकनिंग ऑफ नर्व, वीकनिंग ऑफ बोन्स और पैरालिसिस। ठीक है, तो अपन लीड एक्यूमुलेशन को क्या कह सकते हैं, लीड पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा पता है, ठीक है। तो लीड पॉइजनिंग जो होती है इसमें क्या होता है, नर्व्स की वीकनिंग देखने को मिलती है। जो ब्रेन होता है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है जो इसके अंदर अफेक्ट होता है। इसे अपन और क्या कहते हैं, प्लम्बिज्म। ठीक है, पेंटस कॉलिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे लीड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी तो पॉइजनिंग की कंडीशन कॉज करती है, जिसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मींस आध्यात्मिक लेवल पर डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, और इंटेलेक्चुअल फंक्शन जो होते हैं वो सारे अफेक्ट होंगे। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है। इसके अलावा टिंगलिंग देखना मींस हाथ और पांव के अंदर जो है नमनेस से टिंगलिंग देखने को मिलेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपने देखने को मिलता है, जो आपको याद रखना है, वो क्या है कि लीड पॉइजनिंग के अंदर जो अपना अप एक्सरे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है मेटाफाइजल लाइन जो होती है वो क्या होती है, अपन को डेंस देखने को मिलती है। मेटाफाइजल लाइन जो है वो डेंस देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अपन को पर्सन को ऐसी डाइट देनी है जो क्या किसमें रिच हो, कैल्शियम हो, उसमें आयरन हो, विटामिन सी हो। ये क्या करती है, बॉडी को लीड जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देती, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा इसका जो एंटीडोट होता है वो क्या होता है,
डाइसोडियम कैल्शियम EDTA, ठीक है। ये इसका क्या होता है, एंटीडोट होता है जिसको अपन IV देते हैं, और ये क्या करता है, ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर लेता है लीड से, ताकि वो यूरिन के द्वारा क्या हो जाए, बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। इसलिए अपन ये यूज करते हैं। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। 42 क्वेश्चन है कि ए स्पेस कोल्ड फाउंड बिटवीन द टू प्लेरल कैविटीज, सीरोसा पैरेटल सोलियस या मीडियस्टिनम, ठीक है। ये लंग्स है पहला, दूसरा लंग्स है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल कैविटी है, ये प्लूरल कैविटी, इन दोनों के बीच में क्या मेरे को मिलता है, मीडियस्टिनम, जहाँ पे क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, मीडियस्टिनम, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस रिक्वायर ग्रोथ, मतलब वायरसेस क्या चीज जरूरत है ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स या लिविंग सेल। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, जो वायरस है उसे सिर्फ एक लिविंग सेल चाहिए, भले वो प्लांट में हो, बैक्टीरिया में खुद में हो, एनिमल में हो, ह्यूमन बॉडी में हो, या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो, तो इसको क्या चाहिए, लिविंग सेल। और वो करता है उस लिविंग सेल्स की जो मशीनरी उसको एक्वायर करता है और वहां से अपने प्रोजेनी का प्रोडक्शन करता है और उसको कर देता है, इनटेक कर देता है, ठीक है। फिर आता है 44th क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर द अम्बिलिकल कॉर्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओम्फेलोन, एमनियन, कोरियन, फ्यूनिस, तो दो ऑप्शन अपन काट देंगे, एमनियन और कोरियन। कंफ्यूजन होती है ओम्फेलोन में और फ्यूनिस में, तो यहाँ आंसर क्या होगा, फ्यूनिस, ठीक है। तो ये तो अम्बिलिकल जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको तो क्या कहते हैं, फ्यूनिस। और अम्बिलिकस को क्या कहते हैं, अम्बिलिकस को अपन क्या कहते हैं, ओम्फेलोन या फिर ओम्फेलस, इसको अपन क्या कहते हैं, ओम्फेलोन, ठीक है। ये अपन याद रखना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टिल बर्थ इज यूज्ड आफ्टर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कितने वीक्स की प्रेगनेंसी को स्टिल बर्थ कहा जाता है, 28, 36, 20 और 30, ठीक है। तो स्टिल बर्थ की डेफिनेशन क्या है, स्टिल बर्थ की डेफिनेशन है कि एक डेड बेबी डिलीवर होता है कितने वीक्स के बाद, 22 वीक्स के बाद, और जिसका वजन 500 ग्राम से ज्यादा होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्टिल बर्थ। मतलब ऐसा डेड बेबी डिलीवर होना वायबल पीरियड के बाद में 22 वीक्स के बाद, इसका वेट 500 ग्राम, उसे अपन क्या कहेंगे, स्टिल बर्थ। ऑप्शन में 20 और 28 है, 20 इसलिए नहीं चूज सकते कि अपन ने कह दिया कि 22 वीक्स के बाद ही, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 28 वीक। इसी के साथ अबॉर्शन की अगर मैं बात करूं, तो अबॉर्शन में क्या होता है, लेस देन 22 वीक और लेस देन 500 ग्राम अगर बेबी डिलीवर होता है, इसे अपन ये कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। स्विच ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से, और इसे बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो टीए का कारण नहीं है, गायनेकोइड पेल्विस, फेस प्रेजेंटेशन, रिजिड पेरिनियम या लार्ज बेबी। तो सिंपल सी बात है, टीयर का आंसर, इसका क्या आंसर हो जाएगा, गायनेकोइड पेल्विस, क्योंकि गायनेकोइड पेल्विस जो है फीमेल में पाया जाने वाला नॉर्मल पेल्विस है, जहाँ पे बच्चा जो है या बेबी जो है बहुत ही आसानी से डिलीवर होता है, और यहाँ पे जो पेल्विक कैविटी होती है वो क्या होती है, राउंड शेप की होती है, तो ये जो है कोज नहीं हो सकता है टीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, कार्मेन टाइप का कैथेटर यूज किया जाता है किस कंडीशन में, अबॉर्शन में, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन में, वैक्यूम ड्रेनेज में, या रिटेंशन ऑफ यूरिन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबॉर्शन। आपको जो है साइड में कार्मेन कैथेटर दे रखा हुआ डायग्राम में, ये क्या करता है, एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि अबॉर्शन, खासकर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या फिर जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर अपन ये करते हैं, बेबी को अगर अबॉर्ट करना है तो इसी को जो है इंसर्ट किया जाता है और फिर इसको जो है सिलेक्शन आउट कर लिया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कि इनमें से कौन सा टाइप जो है वुंड का नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्यूजन, पंक्चर, लेसरेशन या अल्सर, बताएं। ठीक है, तो वुंड की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वुंड का मतलब क्या होता है कि जनरली जो अपर लेयर होती है स्किन की, ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस, वो अगर अफेक्ट होती है उसे अपन ये कहते हैं वुंड, मींस की कंटिन्यूटी में जो ब्रेकडाउन होता है। ये दो टाइप की होती है जनरली, ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब होता है कि नीचे की तरफ जो स्किन के टिश्यू है वो अपन को विजिबल होते हैं, क्लोज मतलब विजिबिलिटी नहीं होती है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओपन के अंदर जनरली पेनिट्रेटिंग और ब्लंट होता है। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्किन है उसके अंदर क्या हो गया है, आर पार कर गया, स्किन को जो है पेनिट्रेट कर गया है। उसमें पहला है पंक्चर, जैसे कि पंक्चर वुंड की अगर बात करें तो जैसे कोई नेल है, नाइफ है और उसको मैं से डाल दूं या फिर स्टमक में डाल दूं या आर पार हो जाए, उसे अपन कहेंगे पंक्चर वुंड। सर्जिकल वुंड और इंसिजन में मतलब कोई सर्जरी के लिए अपन जो इंसिजर लगाते हैं और वहां पे जो वुंड क्रिएट होता है उसे अपन कहेंगे सर्जिकल वुंड। थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिक बर्न मतलब जो बर्न इंजरी जो होती है वहां पे जो वुंड क्रिएट होता है वहां पे क्या ओपन है, मींस नीचे वाले जो टिश्यू अपन को क्लियरली विजिबल होते हैं। गन शॉट वुंड मतलब अपन ने कोई
गन से अगर किसी को शॉट किया है, मतलब एक हाई वेलोसिटी में जब आती है गन, तो उस मतलब जो बुलेट आती है वो क्या करती है, जो स्किन है उसके क्या होती है आर पार चली जाती है, या फिर वहाँ पे अटक जाती है, जिसकी वजह से अपन को क्या होता है, नॉर्मल जो नीचे की तरफ टिश्यू है वो विजिबल होते हैं। ब्लंट का मतलब क्या होता है कि ब्लंट है, जैसे कि कोई साइकिल स्टैंड है वो अपने लग गया है स्टमक में, तो ब्लंट होगा मतलब शार्प नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एब्रेजन है, लेसरेशन है, स्किन टियर है। एब्रेजन मतलब जैसे कि कोई सरफेस है जो कि बहुत ही रफ है और अपना हाथ वहां पे फ्रिक्शन हो जाए तो जो छिल जाता है उसे अपन क्या कहेंगे, एब्रेजन। लेसरेशन में भी क्या होता है कि होता तो टियर ही है, बट यहाँ पे जो एजेस बनती है स्किन की वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। और स्किन टियर का मतलब होता है स्किन का फट जाना। ये होता है ओपन। क्लोज के अंदर अगर अपन बात करें तो क्लोज में क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज वुंड के अंदर जैसे कॉन्ट्यूजन आता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, सीरोमा, हेमेटोमा। हेमेटोमा का अपन पता है कि ब्लड का नीचे मतलब जो स्किन है उसके नीचे की तरफ जो भी ब्लड सप्लाई है ना, आर्टरी है, वेन है, वो अगर रप्चर हो जाती है तो ब्लड का जो कलेक्शन होगा उसे अपन क्या कहेंगे, हेमेटोमा कहेंगे, अंडर द स्किन। सीरोमा में क्या होगा, सीरस फ्लूइड का कलेक्शन होगा। ब्लिस्टर में क्या होगा कि फ्लूइड जो है स्किन के नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, मींस पिंपल टाइप हो जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, ब्लिस्टर। और कॉन्ट्यूजन का मतलब क्या होता है कि किसी प्रेशर पड़ने की वजह से जो स्किन के अंदर की तरफ जो एरिया वो डैमेज हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, कॉन्ट्यूजन कहेंगे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, herpes zoster is a common disease caused by blood disorder, viral infection, nerve disorder, unhygienic skin condition। 49 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अगर इसकी बात करूं उसमें क्या लिखा गया है कि इनमें से हर्पिस जोस्टर, तो हर्पिस जोस्टर जो होता है, हर्पिस जोस्टर, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, सिंगलस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन को पहला अगर चिकन पॉक्स हो रखा है, ठीक है, चिकन पॉक्स हो रखा है, तो जो वायरस है वो क्या करता है, नर्व्स के अंदर डोरमेंट स्टेज में है, और जैसे ही एक पर्सन जो है उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है या एज जो है 50 ईयर्स क्रॉस करती है, वापस एक्टिवेट होता है और डिजीज कंडीशन कोज करता है, ठीक है। उसे अपन क्या कहते हैं, सिंगल्स कहते हैं, और ये हर्पिस जोस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो एड्स है वो क्या है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, ठीक है। इसके अलावा टेटनस अपन को पता है क्लोस्ट्रीडियम टेटना बैक्टीरिया से फैलता है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, और जॉन्डिस जो होता है वो बिलीरुबिन लेवल के बढ़ने की से होता है, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, एड्स। तो आज अपन ने डिस्कस कर लिए हैं ESIC के 50th क्वेश्चन, और कल अपन जो है 50 क्वेश्चन फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।